बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई शहरों में लगाया जा रहा है रात्रिकालीन कर्फ्यू। कोविड नियमों का कराया जा रहा है सख्ती से पालन। पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा तारीखों में किया परिवर्तन। अब 8 मई से 28 मई के बीच संपन्न होंगी परीक्षाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा पर चर्चा के दौरान देश भर के छात्रों अभिभावकों से की बात। अभिभावकों से जनरेशन गैप कम करने की अपील। और कोविड-19 को लेकर देश भर में टीकाकरण जोरों पर। देश में कई राज्यों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार उठा रही है सख्त कदम। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद यूपी के कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी में 500 से ज्यादा कोरोना मामले वाले 13 जिलों में जिलाधिकारी को अधिकार दिए गए हैं कि वो चाहें तो रात में सड़कों पर आवाजाही बंद कर सकते हैं। ऐसे में 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का अहम फैसला लिया गया है। लखनऊ में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसके कारण आवाजाही प्रतिबंधित होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा और ये ग्रामीण इलाकों में लागू नहीं होगा। वहीं वाराणसी में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत रात 9 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी और सुबह 9 बजे के बाद ही दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा कानपुर में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिस कारण जिलाधिकारी ने रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है और इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की आज दूसरी खुराक ली। पुडुचेरी की नर्स निवेदा और पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने पीएम मोदी को टीका लगाया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि टीकाकरण वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पीएम ने वैक्सीन के योग्य लोगों से टीकाकरण करवाने की भी अपील की। पीएम मोदी को कोरोना टीके की दूसरी खुराक देने वाली नर्सें टीका देने के बाद काफी उत्साहित और खुश नजर आईं। I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi जी। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा, सर से फिर से बातचीत हुई, एक फोटो भी लिए थे हमने। कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम ने कोरोना की मौजूदा स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। कोविड के खिलाफ निर्णायक जंग की रफ्तार तेज करने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 45 साल वाले पात्र लोगों के टीकाकरण के लिए कार्यस्थल पर ही सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। केंद्र ने इस संबंध में दिशा निर्देशों और टीकाकरण के प्रोटोकॉल संबंधी निर्देश राज्यों को जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 11 अप्रैल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण का सत्र शुरू हो सकता है। देश भर में सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,18,51,393 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 51.67% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.29% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 59,258 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। पूरे देश में कोविड की अब तक 9 करोड़ 1 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 8 मई से 28 मई के बीच कराने का फैसला लिया है। पंचायत चुनाव के कारण शासन ने परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया है। पहले 10 फरवरी को घोषित कार्यक्रम में 24 अप्रैल से परीक्षा प्रस्तावित थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 8 मई से एक साथ शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 12 दिनों में 25 मई को संपन्न होगी। इसी तरह इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिनों में 28 मई को संपन्न होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पर चर्चा के दौरान देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ मुखातिब हुए। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तनाव को कम करने में पुस्तक काफी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने छात्रों को परीक्षा के तनाव से खुद को मुक्त करने के लिए ढेरों उपयोगी सुझाव भी दिए। उन्होंने अभिभावकों से जनरेशन गैप को कम करने के लिए अपने बच्चों के साथ घुलने मिलने की भी अपील की। उन्होंने छात्रों से परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले सभी तनावों को खत्म करने को कहा। प्रधानमंत्री ने असम से एक छात्र के सवाल के जवाब में जनरेशन गैप को कम करने के मुद्दे पर सवाल का जवाब भी दिया। नई पीढ़ी ये एक बच्चे के तौर पर हम अपने पेरेंट्स और अपने बीच की जनरेशन गैप को हमेशा कम करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, हम ये किस प्रकार कर सकते हैं? कृपया अपने मार्गदर्शन दीजिए। मुझे पेरेंट्स से इस विषय पर बात करनी है। एक बात जो पेरेंट्स को डिसाइड करनी है, क्या वो बुढ़ापे की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपनी उम्र कम करना चाहते हैं। और आप भी बेटा अपने मम्मी पापा को जरूर ये सवाल पूछना। अगर पेरेंट्स बुढ़ापे की तरफ जाना चाहते हैं तो बेशक अपने बच्चों के साथ डिस्टेंस बना लें, गैप बढ़ाते रहें। अगर आपको नवजीवन की ओर आगे बढ़ना है, अपनी उम्र घटानी है, युवा बने रहना है, तो आप अपने बच्चों के साथ गैप कम कीजिए, क्लोजनेस बढ़ाइए। ये आपके फायदे वाला है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो एक लेवल पर मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि माँ बाप बच्चे को डोमिनेट करना चाहते हैं, बच्चे को हर चीज सिखाना चाहते हैं। अचानक जो दोस्त थे वो दोस्त न रहकर बच्चे के इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं और कभी कभी इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं। आप इंस्ट्रक्टर बनकर उसे सुबह से शाम तक क्या करना है ये मत समझाइए। बार बार ये मत पूछिए कि मैंने ये कहा था, क्या क्या किया। बस अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, उस पर ध्यान रखिए। उसमें सुधार से जुड़ी जो बातें आपने रजिस्टर की हैं, जो आपको ठीक नहीं लगा, उसे ठीक करने के लिए बहुत विचार करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए ताकि उसे खुद ही लगे कि वो कहाँ गलत कर रहा है। जब माँ बाप बच्चों के साथ हम उम्र बनकर ही जुड़ते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है। जैसे बच्चा कोई नया गाना सुन रहा है, कोई नया म्यूजिक सुनकर आनंद ले रहा है, तो आप भी उसके साथ उस आनंद में शामिल होने की कोशिश करिए। आप उसको मत कहो कि 30 साल पहले हमारे जमाने में तो वो गाना था, हम वो बजाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो। वो जो गाना उसको पसंद है आप उससे जुड़िए, आनंद लीजिए ना।
ये समझने की कोशिश तो करिए कि आखिर ऐसा क्या है उस गाने में कि आपका बच्चा उसे पसंद कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं ठीक इसी समय कुछ माता पिता ये कहने लगते हैं कि ये क्या बेकार का गाना सुन रहे हो, असली म्यूजिक तो हमारे समय में होता था। अब तो जो बनता है वो सिर्फ शोर शराबा होता है। होता क्या है कि बच्चा आप आकर के आपको कोई बात बताता है, वो बताता है कि आज स्कूल में हमने ये किया, तो कहीं आप अपनी ही कहानी लेकर तो नहीं बैठ जाते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही क्या है, क्या नई चीज है, ये तो वैसा ही है। अपने बच्चे के साथ उसकी जनरेशन की बातों में उतनी ही दिलचस्पी दिखाइएगा, आप उसके आनंद में शामिल होंगे तो आप देखिएगा जनरेशन गैप कैसे खत्म हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के कठिन विषयों के बारे में पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ चैप्टर्स है जिनको लेकर मैं सहज नहीं हूँ, उनसे पीछा छुड़ाने में लगी रहती हूँ। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, मैं उन्हें पढ़ नहीं पाती हूँ। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। सर, इस स्थिति को कैसे दूर किया जा सकता है? मेरा प्रश्न है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स को डर का सामना करना पड़ता है, इस वजह से वह इनसे बचते हैं। इसके बारे में इतिहास या गणित जैसे विषयों के शिक्षक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टीचर के तौर पर इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हकीकत तो यह है कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ये बात लागू न होती हो। मान लीजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया 5-6 शर्ट है, लेकिन आपने देखा होगा 1 या 2 शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे, बार बार पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं, फिटिंग ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। उन 2 इतने अच्छे लगते हैं कि आप उसको बार बार पहनते हैं। कई बार तो माँ बाप भी इन चीजों के लिए गुस्सा करते हैं कि कितनी बार इसको पहनोगे। अभी 2 दिन पहले तो पहना था। पसंद नापसंद मनुष्य का स्वभाव है, और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोग भी नहीं है। मैं जरा इस चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री था तो प्रधानमंत्री बना तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूं तो कठिन चीजों से शुरू करना पसंद करता हूं। मुश्किल से मुश्किल चीजें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है। मैं चीजों को बिल्कुल तेजी से समझ लेता हूं, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूं। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीजें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है, तो चलो भाई अब उनको मैं ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं हो, कोई गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीजों को मैं देर रात तक खींच लेता हूं। लेकिन सुबह जब उठता हूं तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूं। आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उसे भागिए मत। वहीं टीचर्स के लिए मेरी सलाह ये है
वो विद्यार्थियों से उनको टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके तौर तरीके के संबंध में, सिलेबस के बाहर जाकर के भी कभी उनसे बातें करें, उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। विद्यार्थियों को टोकने के बजाय उन्हें गाइड करें। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को छात्र छात्राओं से चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देश के शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी स्थापित किया था। कार्यक्रम में मुरादाबाद के पंचशील कॉलोनी की रहने वाली अभिभावक अमृता जैन के सवाल का भी उत्तर दिया। अमृता ने प्रधानमंत्री से बच्चों को जंक फूड से कैसे बचाएं, इसको लेकर सवाल पूछा था। प्रधानमंत्री के द्वारा उनके सवाल का जवाब देना उनके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम बहुत ही यूनिक, प्रेरणादायक, प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम स्कूल की पढ़ाई और बाहर की दुनिया को जोड़ने में एक ब्रिज का काम करता है। आउट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही अनोखा अनुभव है ये अपने आप में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो हैं सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। सो अपने किसी सवाल का या प्रॉब्लम का उनसे हल पाना अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है और काफ़ी सेटिस्फाइंग भी है उनसे आंसर मिलना। मम्मी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से क्वेश्चन पूछा कि बच्चे हमेशा जंक के पीछे ही पड़े रहते हैं, हम इसके लिए क्या करें। बंद नहीं करूंगी पर कम खाऊंगी। मुझे अच्छा लग रहा था कि मम्मी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से सवाल का आंसर मिला है। अलीगढ़ में बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को परीक्षा से जुड़ी तैयारियों को और बेहतर करने से जुड़े टिप्स भी दिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पीएम ने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। वहीं छात्र मनोरमा ने बताया कि प्रधानमंत्री को सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार पहनते हैं, ऐसे ही कुछ विषय होते हैं जो हमें सबसे अधिक रुचिकर लगते हैं। इससे सीख मिलती है कि हमें सभी विषय पढ़ने चाहिए। 10वीं की छात्रा रुकैया का कहना है कि आज परीक्षा पर चर्चा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे टिप्स दिए जिन पर अमल करूंगी। प्रधानमंत्री काफ़ी सारी टिप्स दे रहे हैं, बहुत सरलता पूर्वक, जिन्हें मैं अच्छे ध्यान से सुन रही हूँ और मेरे लिए वो आगे काम आएंगे, मेरी परीक्षा के लिए काम आएंगे वो टिप्स मेरे। प्रधानमंत्री से रूबरू हुई और परीक्षा में चर्चा में शामिल हुई। बहुत खुशी का माहौल है, हम लोग बहुत खुश हैं और ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा में आते हैं और मतलब बच्चों को अच्छी सलाह देते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हैं हम लोग। जो प्रोग्राम ज्वाइन करा परीक्षा पर चर्चा, इससे मैं बहुत खुश हुई क्योंकि इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें बहुत सारी टिप्स दी, जिससे हमारे जो एग्जाम से पहले हमारा जो टेंशन रहता है वो उससे बहुत कम होगा और इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे ऐसी चीजें डिस्कस की जो एक्चुअली आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की और ये काफी अच्छा हुआ और ये बहुत ही हमें मोटिवेशन मिला इससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमें इतनी फ्रेंडली सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड और इससे हमारे जो जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर भी हुए। आज हमारी बेटी ने स्कूल का, आयशा तरीन का नाम रोशन किया, स्कूल के साथ साथ हमारे शहर का भी नाम रोशन किया। हमारे घर में खुशी का माहौल है। ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार हमने अपने टाइम में देखे हैं जो बच्चों से जुड़े हुए हैं, बच्चों को टिप्स दे रहे हैं। नहीं तो बच्चों के ऊपर इस टाइम बहुत बर्डन होता है बोर्ड टाइम पर। हमें बहुत खुशी हुई है ऐसे कोई पीएम आए जिन्होंने ऐसा सब कुछ बच्चों के बारे में सोचा। मंत्री से मैं रूबरू हुई हूँ और वो आज बहुत अच्छी बातें बताई थी उन्होंने और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें मोटिवेशन किया था और बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया और इसलिए हम 12वीं कक्षा में उन्होंने जितनी बातें बताई हैं बहुत सरलता से बताई हैं और हमें बहुत अच्छी भी लगी है और उन्हीं बातों को हम अमल करके 12वीं में टॉप करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में वाराणसी के कई बच्चों ने भाग लिया। हालांकि इस दौरान वो प्रधानमंत्री से संवाद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को पूरा देखा और उनकी बातों को पूरी गंभीरता के साथ सुना। 12वीं की छात्रा खुशबू अरोड़ा ने परीक्षा की चर्चा कार्यक्रम को अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री के द्वारा छात्रों को दी जाने वाली जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना। खुशबू ने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद उन्हें अब परीक्षा में टेंशन नहीं होगी और वो टेंशन फ्री होकर परीक्षा दे सकेंगी। हमने जितनी भी बातें सुनी मोदी जी की, उनमें सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि उन्होंने कहा कि जब भी हम परीक्षा देने जाते हैं तो टीचर्स भी हमें ये समझाते हैं और हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम पहले आसान वाले सवालों को पहले करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो सवाल कठिन लगते हैं हमें पहले उनको करना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तब हमारा माइंड फ्रेश रहता है और अगर हम लोग फ्रेश माइंड में कठिन सवाल को करेंगे तो उससे हमारे कठिन सवाल सॉल्व हो जाएंगे और जो सवाल इजी हैं वो हम अच्छे से कर सकेंगे। बड़ों को भी ध्यान देना चाहिए, उनको से पूछना चाहिए, उनको मतलब आगे पढ़ने के लिए ध्यान देना चाहिए और आगे ध्यान देंगे। मोदी जी भी बोले, हम भी ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं से वर्चुअल बातचीत की। यह कार्यक्रम परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं का पसंदीदा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों का तनाव भी दूर होता है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत मेरठ के छात्र छात्राओं ने भी कोविड-19 के कारण अपने घरों में ही एकत्रित होकर दूरदर्शन के माध्यम से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को देखा और प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर तनाव दूर कर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का संकल्प लिया। जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें परीक्षा पर कैसे अपना ध्यान देना चाहिए, तो फिर उनकी बातें सुनते हुए मुझे उन पर काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने जैसे हमें समझाया था कि हमें परीक्षा पर कैसे ध्यान देना चाहिए और हमारा जो खाली समय है उसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम खाली बैठे हैं तो हम कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हमारे माइंड को और रिलैक्स हो। मुझे मोदी जी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है कि अब मैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम से डरूंगी नहीं। और उन्होंने बहुत सही समझाया कि हमें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए और हमें अपने कठिन सब्जेक्ट्स को पहले करना चाहिए। जो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं वो हमें पहले करना चाहिए ताकि हम इजी आराम से कर सकें और इससे हम टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। मोदी जी का परिचय सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा ताकि मैं आगे एग्ज़ाम दे सकूं। एग्ज़ाम देने जाऊं तो मोदी जी की बातों को सुनकर अच्छे से एग्ज़ाम दूंगी और मोदी जी ने अच्छे से समझाया कि ताकि वो हमारे पेरेंट्स भी हमें समझाएं। एक पेरेंट्स की तरह ही उन्होंने हमें समझाया है, इसलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एयर कंडीशन और एलईडी बल्ब जैसे व्हाइट गुड्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 6,238 करोड़ रुपए की बजट आवंटन को मंजूरी दे दी है। इसकी बदौलत देश में वैश्विक मानक के उत्पाद तैयार होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहम फैसले लिए। आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत मंत्रिमंडल ने 6,238 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ श्वेत वस्तुओं, एयर कंडीशनर तथा एलईडी लाइट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दे दी। PLI योजना के तहत एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के निर्माण से जुड़ी कंपनियों को अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिमान बिक्री पर 4% से 6% की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। एफिशिएंसी सोलर PV फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 4,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 35 लाख करोड़ का लगभग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एडिशनल सिर्फ ये 13 सेक्टर्स में बनेगा। बाकी तो और बहुत सारे अन्य सेक्टर्स में बल दिया जा रहा है जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग 25%
जीडीपी की बन सके, वो हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस पीएलआई स्कीम का महत्व सबसे अधिक 1 करोड़ लोगों को रोजगार या काम करने के अवसर, नौकरियों के अवसर मिलने का जो एक हमने अंदाजा या लक्ष्य रखा है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय वायुमंडलीकरण अनुसंधान प्रयोगशाला और क्योटो विश्वविद्यालय के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमनोस्फीयर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी अपनी सहमति दी है। समझौता ज्ञापन से दोनों संस्थान वायुमंडलीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रयोग और संबंधित मॉडलिंग अध्ययन अनुसंधान के क्षेत्रों में आपसी सहयोग जारी रखेंगे। एक एमओयू की भी मंजूरी दी है, वो जापान का एकेडमिक रिसर्च कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज और भारत का नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इनके दोनों के बीच हुआ एक अंतरिक्ष समझौते के बारे में मंजूरी दी है। पीएलआई योजना का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र आधारित अक्षमताओं को दूर करके बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का निर्माण और दक्षता को सुनिश्चित करना है। भारतीय विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर बनाकर विश्व की आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना भी है। योजना से जहां एक ओर निवेश बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो वहीं देश में संबंधित क्षेत्र में शोध, विकास, नवाचार और प्रौद्योगिकी उन्नयन में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जनपद बलरामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने गांव में लोग मतदान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, इसके लिए निजी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा गांव में नुक्कड़ नाटक कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। प्रतिदिन शाम को छात्र छात्राओं द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा पहुंचकर गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को जाति, धर्म, वर्ग और लालच में वोट देने पर उसका क्या परिणाम होता है, छात्र छात्राओं द्वारा बताया जा रहा है। आपका वोट विकास के लिए कितना जरूरी है, आपके गांव की सरकार, आपका वोट गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसे नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को छात्र छात्राओं द्वारा संदेश दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं की इस पहल से ग्रामीण भी उत्साहित दिखे। उन्होंने भी माना कि बिना किसी लालच, जातिवाद और धर्म का भेद छोड़कर मतदान अवश्य करना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के तहत दूसरे चरण वाले क्षेत्र सुल्तानपुर जनपद में पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया में मिशन शक्ति का दबदबा कायम रहा। जनपद में 979 ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत वार्डों की 12,091, क्षेत्र पंचायतों की 1,036, जिला पंचायत के कुल 45 वार्डों में कल पहले दिन हुए नामांकन प्रक्रिया में कुल 14,343 प्रत्याशियों में जिला पंचायत के 835 दाखिल पर्चों में से 393 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 9 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 11 अप्रैल को नामांकन में वैध प्रत्याशियों की सूची चस्पा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत वार्डों की अधिकृत सूची जारी होते ही बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर R.A. वर्मा, विधायक सीताराम वर्मा, राजेश गौतम, सांसद प्रतिनिधि रणजीत कुमार और जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में 22 जिला पंचायत प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई शहरों में लगाया जा रहा है रात्रिकालीन कर्फ्यू। कोविड नियमों का कराया जा रहा है सख्ती से पालन। पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा तारीखों में किया परिवर्तन। अब 8 मई से 28 मई के बीच संपन्न होंगी परीक्षाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा पर चर्चा के दौरान देश भर के छात्रों, अभिभावकों से की बात। अभिभावकों से जनरेशन गैप कम करने की अपील। और कोविड-19 को लेकर देश भर में टीकाकरण जोरों पर। देश में कई राज्यों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार उठा रही है सख्त कदम।
और समाचारों में बस इतना ही। कोरोना से बचने के लिए आप लोग भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें, साथ ही समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें या हाथों को सैनिटाइज करें। और अब मैं बाहर जा रही हूं, इसलिए मास्क पहन रही हूं। आप भी मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। नमस्कार।